तो चलिए स्टूडेंट, आज आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स और रासायनिक गतिकी के लेक्चर नंबर 9 में वेलकम है, स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे छद्म कोटि अभिक्रिया के बारे में। उसके अलावा हम लोग सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको देहली ऊर्जा भी कहते हैं, और सामान्य ऊर्जा यानी जनरल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग छद्म कोटि की अभिक्रिया यानी सूडो ऑर्डर रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग छद्म कोटि अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं छद्म कोटि अभिक्रिया के बारे में, और इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, यानी उदाहरण के माध्यम से। तब इसको परिभाषित करेंगे। जैसे आपके पास मान लिया जाए शुगर है, चीनी है, जिसको सुक्रोज कहते हैं। तो यहाँ देखिए C12H22O11, ये क्या है? सुक्रोज। ये सुक्रोज है। इसको जल में आपने डाला और जल में डालकर आपने शरबत बना दिया, यानी कि इसका जल में डाल के घुला दिया। चीनी को डालेंगे जल में डाल के उसको घुला के शरबत बना देंगे और शरबत बना के पी जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, सुक्रोज यानी कि चीनी को जल में डाला और जल में डालकर जब इसको घुलाएंगे तो ये दो भागों में विघटित होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा विघटन, और ये दो भाग में विघटित होगा, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। इसको कहते हैं ग्लूकोज और इसको कहते हैं फ्रक्टोज। अब देखिए ये हो गया फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। हमको उत्पाद से मतलब नहीं है उत्पाद क्या बना, हमें ये मतलब है कि सुक्रोज यानी कि चीनी को जल में विघटित करने पर दो तरह के उत्पाद बने। अब देखिए इसका हम लोग अभिक्रिया का वेग यानी कि वेग नियम लिखने की कोशिश करें। तो इसका लिखेंगे वेग नियम या वेग समीकरण लिखिए। वेग नियम से अच्छा वेग समीकरण। और वेग समीकरण में क्या लिखेंगे हम लोग, -dA/dt बराबर K इंटू इन दोनों अभिकारक का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, C12H22O11 के पावर में 1 गुने H2O के पावर में 1। और देखिए अब देखिए इसका अभिक्रिया का कोटि पता करते हैं हम लोग। अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि अगर हम इसका पता करें तो क्या करेंगे, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका सम कर देंगे। 1 + 1 = 2, यानी अभिक्रिया का कोटि कैसा हो गया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये क्या हो गया भाई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गया, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करें, ये तो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए इसको लेकर चलते हैं हम लोग प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में ले जाने पर इसके अभिक्रिया की कोटि की जांच की जाती है, और अभिक्रिया की कोटि की जांच करने पर यह पाया जाता है कि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ये कैसे हो गया भाई, कि हमने तो यहाँ पे प्राप्त किया कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन प्रयोगशाला में प्राप्त करने पर हमें मिला कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया। और हमने आपको पहले कहा था कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, ना कि सैद्धांतिक, यानी कि ये प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, प्रैक्टिकली पता किया जाता है, ना कि थ्योरेटिकल या फिर सैद्धांतिक। तो भाई क्या डिफरेंस है, क्या अंतर हो गया यहाँ पे समझना है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हुआ क्या
कि आप जब चीनी का शरबत बनाने लगे तो आपने 1 गिलास पानी लिया और 2 चम्मच चीनी लिया। 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी डाल के घुला दिया और 1 गिलास पानी में जल का अणुओं की संख्या अनगिनत, मतलब 1 बूंद जल में 10 के पावर 31 अणु होते हैं जिसको गिनना संभव नहीं है। तो ये 1 गिलास पानी लिए, कम से कम 300 मिलीलीटर पानी है, जल है, तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या को गिनना तो और मुश्किल। तो 1 गिलास पानी में अनगिनत संख्या में मान लिया जाए कि जल है, आपके पास जल के अणु हैं और उसमें 2 चम्मच चीनी आपने डाला है, तो इसको तुलना कुछ इस प्रकार कीजिए कि 100 अणु जल के हैं और 2 अणु चीनी के हैं, ये अंतर है दोनों में। तो 100 अणु जल के 2 अणु चीनी के साथ अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो मान लिया जाए 1 अणु चीनी का जल के 1 अणु के साथ प्रतिक्रिया कर लिया, तब वो क्या हो गया, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट गया। तो अब सोचिए कि सांद्रण के रूप में चीनी का अब सिर्फ 1 अणु बचा, यानी उसका आधा अणु, 2 अणु था, 1 चला गया, यानी 1 अणु बचा, यानी कि आधा सांद्रण जो है वो उत्पाद में बदल गया। जबकि सोचिए तो जल के बारे में कि 100 अणु में से 1 अणु उत्पाद में बदला, अभी भी उसका 99 अणु बचा हुआ है। तो 1 अणु के बदलने से उसके सांद्रण पे तो कोई ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन चीनी के 2 अणु में से 1 अणु के उत्पाद में बदलने से उसका आधा सांद्रण समाप्त हो गया। इसका मतलब यह अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करेगा, चीनी के सांद्रण पे, क्योंकि जैसे ही 2 अणु चीनी का समाप्त होगा अभिक्रिया ही रुक जाएगी। जबकि 2 अणु चीनी का समाप्त होगा, जल का 2 अणु अगर समाप्त होगा तो 98 अणु अभी भी जल का बचा हुआ है, तो जल का सांद्रण तो बहुत ज्यादा है। और चीनी के दोनों अणु जब उत्पाद में बदल गए तो अब चीनी बचा ही नहीं, तो अभिक्रिया ही रुक जाएगी, क्योंकि एक अभिकारक से तो अभिक्रिया चलेगी नहीं। तो इसका मतलब यह अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करेगा, यह चीनी के सांद्रण के ऊपर यह अभिक्रिया का वेग क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो यहाँ पर ऐसे समझना है कि यह जो आपका जल है वो क्या है, अधिक मात्रा में है, यानी इसको इंग्लिश में एक्सेस कहते हैं। और जो अभिकारक एक्सेस में रहता है उससे अभिक्रिया के वेग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः अब ये अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करेगा, सिर्फ सुक्रोज के सांद्रण के ऊपर। और अगर ये सिर्फ सुक्रोज के सांद्रण के ऊपर निर्भर किया तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से प्राप्त किया हमने, और प्रयोगशाला में इस अभिक्रिया के अभिक्रिया की कोटि प्रथम पाई गई। तो कैसे, तो यहां पे लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया का वेग अधिक मात्रा में मौजूद अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे छद्म कोटि की अभिक्रिया, उसे छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि
अभिक्रिया का वेग अधिक मात्रा में मौजूद अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा? इस यहाँ पे लिखिएगा, इस अभिक्रिया में जल अधिक मात्रा में मौजूद है, अतः अभिक्रिया का वेग सिर्फ सुक्रोज के सांद्रण पर ही निर्भर करता है। अतः अब क्या हो जाएगा? वेग समीकरण कैसे अब लिखेंगे? वेग समीकरण बराबर माइनस dA बटा dt बराबर K इंटू C12H22O11 के पावर 1 और अभिक्रिया की कोटि बराबर 1, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, छद्म कोटि अभिक्रिया में एक अभिकारक जो अधिक मात्रा में है वो अभिक्रिया के वेग को नहीं निर्धारित करता है, अतः इस तरह के अभिक्रिया के वेग को यानी अभिक्रिया की कोटि को सूडो ऑर्डर रिएक्शन या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा के बारे में और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 2-3 तरह के ऊर्जाओं के बारे में बात करनी होगी हम लोगों को। एक होगा सामान्य ऊर्जा किसी भी अभिकारक का, और दूसरा होता है देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और तीसरा होता है सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आर्हेनियस समीकरण पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान के आप चलिए कि मान लिया जाए यहाँ पे एक हम लोग बात समझते हैं कि ये मान लिया जाए आपके पास एक स्थान है, यानी कि ये एक गांव है, ठीक है। इस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और इस गांव के बगल में यहाँ पर क्या है कि एक मार्केट है। मार्केट है और गांव के लोगों को मार्केट जाने की भी जरूरत होती है, बाजार जाने की जरूरत होती है, क्योंकि उनको सामान खरीदना है। और यहाँ पर बीच में एक पर्वत है, देखिए। अब ये गांव के लोग इस मार्केट में तभी पहुंचेंगे जब ये पर्वत को पार करेंगे, और पार करेंगे तब मार्केट पहुंचेंगे, और मार्केट पहुंच के अपना रोजमर्रा के जीवन का जो सामान खरीदना होता है सामान खरीद पाएंगे। अब यहाँ पे समझना ये है कि इस गांव में बहुत तरह के लोग हैं। जैसे यहाँ देखिए कि इस गांव में 3 व्यक्ति को यहाँ पे लिया गया है, और यहाँ पर इस मार्केट में वही पहुंच पाएगा जो इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच पाएगा। जो भी व्यक्ति इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा वही यहाँ से वापस मार्केट जा पाएगा, और जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी पे पहुंचने में सक्षम नहीं होगा वो क्या होगा, मार्केट नहीं जा पाएगा। अब सोचिए कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं, इन तीनों व्यक्ति का क्या है कि ऊर्जा मान लिया जाए कि आपस इनके पास 10 जूल ऊर्जा है, यानी इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। कितना है? 10 जूल एनर्जी है। और इस पहाड़ पर पहुंचने के लिए जरूरत है कितना एनर्जी का? तो 20 जूल एनर्जी चाहिए होगा।
जिस व्यक्ति के पास 20 जूल एनर्जी होगा वही इस पहाड़ पे चढ़ पाएगा, और जो पहाड़ पे चढ़ पाएगा वही इस मार्केट को जा पाएगा, और जो पहाड़ पे नहीं चढ़ेगा वो मार्केट में नहीं जा पाएगा। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि 10 जूल एनर्जी जो है ये कौन सा ऊर्जा कहलाएगा इसका, तो यह इनके पास अपना ऊर्जा है जिसको आप क्या कह सकते हैं, सामान्य ऊर्जा कह सकते हैं कि इनका अपना ऊर्जा है जो कौन सा ऊर्जा कहलाएगा, सामान्य ऊर्जा कहलाएगा। अब इस व्यक्ति को, इन दोनों व्यक्ति में इस व्यक्ति को बाहर से 10 जूल ऊर्जा और दे दिया गया, तो 10 जूल प्लस 10 जूल कितना हो गया इसके पास, 20 जूल ऊर्जा हो गया। अब देखिए पहले से इसके पास 10 जूल ऊर्जा अपना था, 10 जूल ऊर्जा जो कि इसका अपना ऊर्जा था जो सामान्य ऊर्जा है, और बाहर से इसको 10 जूल ऊर्जा और मिल गया। तो अब इस व्यक्ति के पास टोटल कितना ऊर्जा हो गया, 20 जूल ऊर्जा हो गया। अब ये 20 जूल ऊर्जा के सहारे क्या कर पाएगा, आसानी से इस चोटी पे पहुंच पाएगा, और जैसे ही ये चोटी पे पहुंच गया तो अब तो ये ऊर्जा को क्या करेगा, खर्च करेगा। 20 जूल ऊर्जा की जरूरत तो होगी नहीं, अब ये ऊर्जा खर्च करेगा और आसानी से कहाँ पहुंच जाएगा, मार्केट पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों नहीं जा पाए मार्केट और ये जा पाया मार्केट। तो बाहर से जो ऊर्जा दिया गया इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, क्योंकि यही ऊर्जा था जो इसके ऊर्जा में जुड़ गया और जुड़ के इसको कहां पहुंचा दिया, मार्केट पहुंचा दिया। और मार्केट पहुंचने के लिए कितना ऊर्जा का जरूरत है, 20 जूल ऊर्जा का। तो ये जो 20 जूल ऊर्जा है इस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे देहली ऊर्जा, या इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझिए इसको, क्या हो गया कि मतलब इन व्यक्तियों के पास वह कम से कम ऊर्जा जिससे कि ये चोटी पर पहुंच जाए उस ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहेंगे, देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इन व्यक्तियों के पास अपना जो संचित ऊर्जा है, जितना अपना एनर्जी इनके पास है वह ऊर्जा इनका कौन सा ऊर्जा कहलाएगा, सामान्य ऊर्जा। और सामान्य ऊर्जा में अगर बाहर से कोई ऊर्जा दिया गया जिसके कारण ये चोटी पर पहुंच गए तो वह बाहर से दिया गया ऊर्जा कौन सा ऊर्जा कहलाएगा, इसका सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। यानी कि सक्रियण ऊर्जा के बारे में अगर आप लोग बात कीजिए तो ऐसा कह सकते हैं कि अभिकारक को दिया गया वह बाहरी ऊर्जा जिसके कारण वह क्या हो गया, चोटी पर पहुंच गया, उस ऊर्जा को हम लोग कौन सा ऊर्जा कहेंगे, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो इस प्रकार से तीनों ऊर्जा को आप समझ चुके होंगे। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे कि एक रिएक्शन में देखने की कोशिश करेंगे, एक रिएक्शन में समझने की कोशिश करेंगे कि उस रिएक्शन में हम सामान्य ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा को कैसे समझ पाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ना यहाँ पर एक अलग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि अभिकारक को ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे अभिकारक आपके पास है ए और ये है बी और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये है क्या आपका अभिकारक, और इस अभिकारक को बदलना है उत्पाद में, कैसे, ए बी और ए बी, यानी कि ए जो अभिकारक है उसको ए बी किसमें बदल जाना है, उत्पाद में बदल जाना है। और उत्पाद में बदलने के लिए इनको सबसे पहले एक इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलना होता है। और जब ये इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, यानी कि आप इनको यहाँ पर एक इंटरमीडिएट, इसको मान लीजिए जहाँ पर कि ये किस रूप में बदल रहे हैं, ए ऐसे ए मान लीजिए, ये यहाँ पे बी बन रहा है, ये यहाँ पे बी मान लीजिए, ऐसे समझिए आप लोग।
कि ए के बीच में बंधन टूटने वाला है और ए और बी के बीच में नया बंधन बनने वाला है, तो इसको कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसी को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसको कुछ यहां से हम समझाते हैं आपको। जैसे देखिए कि यहां पर आपके पास अभिकारक A है, A2 मान सकते हैं, और यहाँ पे B है जिसको B2 मान सकते हैं। इन दोनों के बीच में बंधन है जिसके कारण A2 और B2 हैं। तो ये जो A2 और B2 हैं ये आपस में अभिक्रिया करना चाहते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम, अभिकारक कहेंगे। और ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद अब क्या होता है, जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये हम बताए थे कि आपको टक्कर का सिद्धांत क्या कहलाता है कि दो अभिकारक जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद ही इनका उत्पाद बनता है। तो देखिए होता क्या है कि जब A2 और B2 आपस में टकराते हैं तो इनके A और A के बीच का जो बंधन है वो धीरे धीरे टकराने के कारण कमजोर होता है, और B और B के बीच में बंधन जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता है, और ये यहाँ पर A और B के बीच में नया बंधन बनने लगता है, और A और B के बीच में नया बंधन बनने लगता है। और इस स्थिति को कहा जाता है आपका इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए ये जो इंटरमीडिएट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसको बनने के लिए इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, तो इसको इसमें बदलने के लिए आवश्यकता होती है सक्रियण ऊर्जा की। ये सक्रियण ऊर्जा जब इनको मिलती है, और ये इनका कौन सा ऊर्जा होगा, इनके पास अभी सामान्य ऊर्जा होगा। देखिए कोई भी अभिकारक है ना, तो अभिकारक के पास सामान्य ऊर्जा पहले से मौजूद होती है। अगर ठोस है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें ऊर्जा संग्रहित रहती है। और अगर कोई आपके पास गैस है तो गैस के अणु आपस में क्योंकि टकराते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो उनके पास गतिज ऊर्जा पहले से मौजूद होती है। तो या तो स्थितिज ऊर्जा मौजूद हो या फिर गतिज ऊर्जा मौजूद हो। तो ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सामान्य ऊर्जा है अभिकारक के पास, और यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा मिलने के बाद ये दोनों ऊर्जा को एक साथ देहली ऊर्जा कहेंगे, और ये मिलने के बाद किस में बदल गया, इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदल गया। अब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उत्सर्जन किसका, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और अब ये बन जाएगा गैस किस में, ए बी में बदल गया, और ए बी में बदल गया, ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो ये समझिएगा ये उत्पाद बन गया। अब जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये आसानी से किस में बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। तो इस अभिकारक को यहाँ तक पहुंचने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़े उसी ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहेंगे, सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। और ये जो ऊर्जा हो गया इसको E से दर्शाते हैं, सक्रियण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को E से दर्शाते हैं। तो आप देखिए फिर से समझिए, इसको अभिकारक है, इसको इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जब तक ये नहीं बदलेगा यानी चोटी पे जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक मार्केट जाएगा नहीं। तो यानी इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो गया अभिकारक और सक्रियण ऊर्जा, जिससे क्या ये बन गया, इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब ये इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और ऊर्जा को उत्सर्जित करने पे क्या बन जाएगा, इसका उत्पाद बन जाएगा। तो ये जो ऊर्जा को उत्सर्जित करने पर उत्पाद बना, तो इसमें तीन तरह की ऊर्जा हो गया। देखिए यहाँ पे सामान्य ऊर्जा हो गया, इसको जिस ऊर्जा के कारण ये इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदल रहा है उसको सक्रियण ऊर्जा कह रहे हैं। और ये सामान्य ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा आपस में जुड़कर इसका निर्माण कर रहे हैं,
उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के ऊर्जाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा के बारे में कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित करते हैं और फिर से एक बार दोबारा हम समझाएंगे। तो चलिए, सक्रियण ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि वह, ऐसे लिखिएगा, अभिकारक को उत्पाद, ऐसे लिखिएगा, अभिकारक को एक्टिवेटेड या इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिखिएगा, अभिकारक को इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं सक्रिय जटिल। तो अभिकारक को इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय जटिल में परिवर्तित होने के लिए जो बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा, या इंग्लिश में इसको लिख दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और या फिर एक बात और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि देहली ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा के बीच के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सक्रियण ऊर्जा ये बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देहली ऊर्जा माइनस सामान्य ऊर्जा, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस सिंपल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गया सक्रियण ऊर्जा। तो ध्यान से समझिएगा, सक्रियण ऊर्जा क्या हुआ उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। जैसे एक बात और आपको हम कहना चाहेंगे कि जैसे मान लिया जाए, देखिए आपको बात बताते हैं, सक्रियण ऊर्जा को समझना है कुछ इस प्रकार से कि मान लिया जाए आपके पास एक लकड़ी है और उस लकड़ी को आप जलाना चाहते हैं और आप माचिस की तिल्ली से उसको जला रहे हैं। तो लकड़ी जब तक जलेगा नहीं, क्योंकि जब तक उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ज्वलन ताप जिसको कहते हैं कि लकड़ी का ज्वलन ताप जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक लकड़ी जलेगा नहीं। तो लकड़ी को जलाने के लिए जो अब अभी ऊर्जा दे रहे हैं वो लकड़ी का सामान्य ऊर्जा मानिए, जिसके कारण वो क्या है कि माचिस की तिल्ली से नहीं जल रहा। तो माचिस की तिल्ली के द्वारा दिया गया ऊर्जा क्या है, सामान्य ऊर्जा, सिंपल एनर्जी, जिसके कारण वो नहीं जल रहा। अब उसको जलने के लिए हम दूसरा उपाय करते हैं, लकड़ी के ऊपर क्या डालें, पेट्रोल डाल दें। और पेट्रोल डालने पर जब माचिस की तिल्ली आप से जलाएंगे तो पेट्रोल जलने लगेगा और पेट्रोल जलने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करेगा। और पेट्रोल के जलने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हुआ, यह ऊष्मा अब लकड़ी के ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेगा
और जैसे ही लकड़ी का ज्वलन ताप प्राप्त होगा लकड़ी जलने लगेगी। यहाँ 3 तरह का ऊर्जा हो गया, ध्यान से देखिए। लकड़ी का जो ज्वलन ताप है उसका अपना सामान्य ऊर्जा है, या फिर ऐसे मानिए माचिस की तिल्ली के द्वारा दिया गया ऊर्जा क्या है, सामान्य ऊर्जा। पेट्रोल के जलने के बाद जो ऊर्जा मिला वो क्या मिल गया उसका, पेट्रोल के जलने के बाद जो ऊर्जा या उष्मा जो मिला वो क्या है उसका सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए। और माचिस की तिल्ली के द्वारा दिया गया ऊर्जा प्लस पेट्रोल के जलने के कारण जो मिला ऊर्जा, इन दोनों को एक साथ जोड़कर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देहली ऊर्जा, जिसके कारण लकड़ी जलने लगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि माचिस की तिल्ली के द्वारा दिया गया ऊर्जा सामान्य ऊर्जा, पेट्रोल के जलने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊर्जा मिला, एक्स्ट्रा उष्मा मिला वो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। और माचिस की तिल्ली का ऊर्जा और प्लस पेट्रोल के जलने के बाद मिलने वाला ऊर्जा, दोनों को मिलाकर उसको देहली एनर्जी कहेंगे। और यह ऊर्जा के कारण अब क्या करेगा, लकड़ी जलना प्रारंभ करेगा। किस प्रकार से आपको समझ में आया। उसके अलावा एक बात और समझिए, आपको एक्टिवेशन एनर्जी और समझाते हैं कि मान लीजिए आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को एक बर्तन में रख दीजिए, तो जिंदगी भर वो रखा रह जाएगा, वो कभी भी उत्पाद में नहीं बदलेगा। तब क्या करना होगा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को एक बर्तन में रखने के बाद, हाइड्रोजन गैस का अपना कुछ ऊर्जा होगा, ऑक्सीजन गैस का अपना कुछ ऊर्जा होगा, और ये उसकी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, सामान्य ऊर्जा। अब इस सामान्य ऊर्जा में जब हम क्या करेंगे कि सामान्य ऊर्जा में जब हम पैलेडियम मिलाएंगे उत्प्रेरक के रूप में, और पैलेडियम जो ऊर्जा देगा, यह ऊर्जा पैलेडियम के द्वारा बाहर से दिया जा रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को, तो पैलेडियम के द्वारा दिया गया ऊर्जा कौन सा ऊर्जा कहलाएगा, सक्रियण ऊर्जा। और ये पैलेडियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को ऊर्जा जब मिलेगा तब उसके द्वारा क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा, यानी जल का निर्माण होगा। और यहाँ दिया गया ऊर्जा क्या कहलाएगा, देहली ऊर्जा कहलाएगा, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का ऊर्जा और पैलेडियम के द्वारा दिया गया ऊर्जा का क्या होगा, योग होगा। या फिर अगला एक और उदाहरण आप लोग ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक बर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट को रखे हैं और उसको आप क्या करना चाहते हैं कि उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं। तो कैल्शियम का कार्बोनेट के पास अपना कुछ ऊर्जा होगा, जिस ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे कि उसका सामान्य ऊर्जा कहेंगे, जो कि अपना स्थितिज ऊर्जा के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के पास होगा। और उसको रख दीजिए और सोचिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने, तो कभी नहीं बनेगा। तब क्या करना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना पड़ेगा। तो जो बाहर से आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं, ये बाहर से दिया गया ऊर्जा क्या कहलाएगा, उसका सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी। और यह जो बाहर से आप ऊर्जा दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो उत्पाद बन गया। तो ये जो बाहर से उष्मा ऊर्जा आपने दिया कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसके कारण के उत्पाद का निर्माण हुआ, तो ये बाहर से दिया गया ऊर्जा कौन सा ऊर्जा कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। और उत्पाद में बदलने के लिए सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी से काम नहीं चलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अपना ऊर्जा और बाहर से दिया गया ऊर्जा जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और ये जो बाहर से दिया गया ऊर्जा है और कैल्शियम कार्बोनेट का अपना जो ऊर्जा है, उसका योग देहली ऊर्जा कहलाएगा। यानी कि देहली ऊर्जा वह किसी भी अभिकारक का वह न्यूनतम ऊर्जा होता है, जिस ऊर्जा की वजह से वो क्या होता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलता है और उसके बाद वो उत्पाद में बदलता है। तो ये अंतर है देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा में। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देहली ऊर्जा को परिभाषित करते हैं और सामान्य ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम लोग अभिकारक का सामान्य ऊर्जा। और इसको परिभाषित ऐसे हम लोग कर लेते हैं, अभिकारक में मौजूद ऊर्जा
चाहे तो वो स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो। तो अभिकारक में मौजूद ऊर्जा उसका सामान्य ऊर्जा कहलाता है। तो क्या हो गया, अभिकारक में मौजूद ऊर्जा उसका सामान्य ऊर्जा कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे देहली ऊर्जा के बारे में या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। देहली ऊर्जा और इसी को कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको हम लोग पाई द्वारा डिनोट करते हैं। और देहली ऊर्जा के बारे में लिखेंगे कि अभिकारक का वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण अभिकारक इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर सक्रिय जटिल में परिवर्तित होकर उत्पाद का निर्माण करता है, उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे देहली ऊर्जा बराबर क्या लिख देंगे, सामान्य ऊर्जा प्लस कौन सा ऊर्जा कहेंगे, सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। ये हो गया आपके पास देहली ऊर्जा, जिसको क्या कहेंगे, सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोगों ने सूडो ऑर्डर रिएक्शन या छद्म कोटि अभिक्रिया के बारे में जाना, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा, देहली एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी और सामान्य ऊर्जा, इन तीनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया। इन तीनों को समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से ये ऊर्जा आपस में अंतर रखते हैं, और खास करके सक्रियण ऊर्जा जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे अगर एक बार में ना समझ में आया तो 1, 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए, रोक के देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगला जो आपका लेक्चर होने वाला है वो आर्हेनियस समीकरण के ऊपर होने वाला है। और आर्हेनियस समीकरण में आप देखेंगे कि सक्रियण ऊर्जा के साथ तापमान को अभिक्रिया के वेग से संबंधित किया गया है। यानी कि उन्होंने बताया कि कितना तापमान किसी भी अभिक्रिया में दिया जाए कि वह सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करके अभिकारक के वेग को प्रभावित करे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि तापमान अभिक्रिया के वेग का समानुपाती होता है। यानी तापमान बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, तापमान घटता है तो अभिक्रिया का वेग घटता है। तो सक्रियण ऊर्जा, अगर आपके पास अभिक्रिया के वेग स्थिरांक है और आपके पास तापमान दिया हुआ है, तो आप किस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास तापमान और सक्रियण ऊर्जा है तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, सक्रियण ऊर्जा और आर्हेनियस समीकरण। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समराइज करते हैं। आप इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्हेनियस समीकरण के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, बाय।